हेलो विद्यार्थियों। मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं अभी देख रहे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी श्रृंखला का जो है वो छोटा यानी कि अगला पार्ट में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और इसमें देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये उड़ान एकेडमी एमपीपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर चालू होगा। जो भोपाल में नहीं रहते हैं वो ऑनलाइन हमारा बैच ले सकते हैं। इसकी डेमो क्लासेस आप हमारे उड़ान शिक्षा ऐप पे जाके देख सकते हैं, जो कि 21 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे चालू होगा। इसके अलावा आप रेलवे, एसएससी, व्यापम, इनके भी जो हैं डेमो क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारी वीडियो आप लगातार देख ही रहे हैं। और इस तरीके से किस तरह से हम लोग बच्चों को फोकस करते हुए तैयारी कराते हैं, ये भी आपने देखा होगा। इसके अलावा ये कुछ विशेषताएं हैं हमारी, इन विशेषताओं को भी आप देख सकते हैं। जिसमें सबसे मेन जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट के साथ जुड़ेगा, जो कि हर एक स्टूडेंट को उसकी कामयाबी तक पहुंचाएगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोधिसत्व की कल्पना हम लोग लेकर आए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है किस तरीके से उसको देखते हैं। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी, बहुत नाम सुना है इनका, क्योंकि जो है इन पर उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा भवानी पाठक, देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो देखो, अगर हम ये बात करें तो भवानी पाठक और देवरानी चौधरानी का संबंध जो है वो बेसिकली सन्यासी विद्रोह पर है। जब तीर्थ यात्रा कर अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया तो इन दोनों ने जो है वो एक विद्रोह में साथ दिया था, जिसे फकीर या सन्यासी विद्रोह भी कहा जाता है, जो एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था, जो लगभग 1766 से लेकर 1800 तक जो है ये विद्रोह चला। और बाद में सरकार को जो है वो टैक्स में रियायत देनी पड़ी। और इस तरह भवानी पाठक और देवजी चौधरानी पर उपन्यास भी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इस तरीके से इन दोनों उपन्यासों के आधार पर जो है इनके बारे में बताया गया है। तो भवानी पाठक और देवरानी चौधरानी का संबंध जो है वो किससे है? फकीर और सन्यासी विद्रोह से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अ, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आंदोलन है जो कि अ, शुरुआत में धार्मिक प्रकृति का रहा, यानी कि पहले जो है वो धार्मिक रूप से चलाया जाता था। बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दूदू मियां के नेतृत्व में आगे चलकर ये किसान आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। देखो, अगर इसकी बात की जाए तो पहला ये धार्मिक आंदोलन, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। शरीयत उल्लाह के द्वारा जो आंदोलन चालू किया गया था, हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा, वो 1818 में चालू किया गया था। और ये बेसिकली इस्लाम में शरीयत को आधार बनाकर किया गया था। लेकिन दुदू मियाँ जो हुए, उन्होंने इस आंदोलन की प्रकृति को थोड़ा सा परिवर्तित किया। और प्रकृति को परिवर्तित करते हुए दुदू मियाँ ने इस आंदोलन को जो है वो एक किसान आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। और जो ये है 1840 में धार्मिक रूप से परिवर्तित होकर जो है वो एक किसान आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। अगर इस किसान आंदोलन की बात की जाए तो ये किसान आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि लोगों को उनके शोषण के विरुद्ध जो है दूर किया गया। और ये किसान आंदोलन के जो दूदू मियाँ के द्वारा चालू किया गया है, उस आंदोलन का नाम है फराजी आंदोलन। और इस तरह फराजी आंदोलन का संबंध जो है वो दूदू मियाँ के साथ है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये कि 1833 में, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई, यानी किस प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है? अगर ये देखा जाए तो 1830 का जो चार्टर एक्ट आया, ये चार्टर एक्ट क्या है? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें मेन बातें क्या हैं? पहली चीज, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। दूसरा, ईसाई धर्म को प्रचार करने की परमिशन दी जा रही है। तीसरा, इसके तहत जो है 1813 में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया जा रहा है। सिर्फ चाय और चीनी के व्यापार को ही जो है अब सीमित रखा जा रहा है।
यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो भारत में टेक्नोलॉजी की लाने की बात कर रहा है, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी रेलवे का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत, क्योंकि इस समय ईसाई धर्म का भारत में प्रभाव बढ़ेगा। बाल श्रम पर प्रतिबंध 1813 का ऐसा कोई रूल ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए तो कानून अलग से बनाए गए थे। व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसका कोई लेना देना है ही नहीं इससे। यानी कि पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत जो कि ईसाई धर्म के प्रचार के साथ ही भारत में चालू होगी। और इस तरीके से इसका आंसर जो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 13/6/2025 को, तो पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत ही इसका जो है आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 1793 में शुरू किया गया, यानी कि 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता। सब जानते हैं कॉर्नवालिस संहिता को। कॉर्नवालिस संहिता क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो 1793 में कॉर्नवालिस संहिता लाई गई थी, जिसका मेन उद्देश्य था कि किस तरीके से भारत में एक रेवेन्यू सिस्टम स्टैब्लिश करना है, एक रेवेन्यू सिस्टम लेकर आना है। और इस रेवेन्यू सिस्टम को लेकर आना है, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार से चलाया जाएगा। पहली चीज, क्या अंग्रेजों की अदालत की भाषा के रूप में पेश किया गया? कॉर्नवालिस संहिता का लेना देना नहीं है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, इसको हम देखते हैं। एक समान पुलिस और न्यायपालिका में सुधार स्थापित करना। हाँ, पुलिस और न्यायपालिका को इस समय अलग कर दिया गया था, कॉर्नवालिस कोर्ट के नाम से जाना जाता था इसको भी। ठीक है, अगला है न्यायपालिका में मूल भारतीयों को बढ़ावा देना। ऐसा मूल भारतीयों को बढ़ावा देने की कोई बात नहीं थी। एक समान पुलिस और न्यायपालिका में सुधार स्थापित करना, एक समान शब्द प्रयोग किया गया, यानी कि यह भी नहीं होगा। अंग्रेजी की अदालत की भाषा के रूप में पेश किया जाना, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे जमींदारी व्यवस्था, या फिर इसे स्थायी बंदोबस्त, या फिर इसे अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जमींदारों को भूमि का स्वामी मानते हुए एक और नई व्यवस्था चालू की गई, जिसके तहत गांव में जमींदार जो हैं वो कर वसूल करेंगे। और कर वसूल करके इसका 90% जो है वो अंग्रेजों को और 10% जो है वो अपने पास रखेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस तरीके से जो है इस्तमरारी, जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त, ये व्यवस्था लागू की गई और पुरानी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया कॉर्नवालिस कोर्ट ने। और 1793 में ये कॉर्नवालिस कोर्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिहारों में प्रसिद्ध शासक है मिहिर भोज। ये भोज राजा भोज नहीं, बल्कि ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज है। और ये भगवान विष्णु के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? भगवान विष्णु के उपासक हैं। और भगवान विष्णु के उपासक है, यानी इनकी उपाधि है आदि वराह की। और इस तरह इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी थी? आदि वराह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में यानम, ठीक है, यानम, चंदनगर, माहे, करिकल, पौंडीचेरी जैसे कुछ कॉलोनियां हुआ करती थी। और ये औपनिवेशिक शक्ति अपने अपने अधिकारों में रखा था। यानी कि कौन से ऐसे भारत में विदेशी थे जिन्होंने यनम, चंदनगर, माहे, करिकल और पौंडीचेरी इन सब पर अपनी कॉलोनियां स्टेब्लिश करी थी। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये हैं फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी लोगों ने। और 1954 में भारत ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। अगर दो चीजें हैं, भारत का अधिकांश शासन अंग्रेजों के हाथ में रहा, लेकिन जैसे चंदनगर, माहे, यमन, करिकल ये किसके हाथ में थे? फ्रांस के हाथ में थे। यानी अगर देखा जाए तो ये पौंडीचेरी जो है वो इन्हीं के अंडर में थी। दूसरा, पुर्तगाली भी भारत में थे और पुर्तगालियों ने भी यहाँ पर शासन किया। और पुर्तगालियों ने अपनी जो एरिया है वो गोवा, दमन और दीप को बना के रखा। फ्रांस से पौंडीचेरी जो है वो 1954 में, और गोवा से जो है पुर्तगालियों से गोवा जो है वो 1961 में भारत ने ले लिया। और इस तरह ये दोनों एरिया भारत में शामिल किए गए थे। तो ये चंद्रनगर किसके अंडर में थे? फ्रांसीसियों के अंडर में थे। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, आप अगर पुराने क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो अधिकांश क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं एक क्लास जो है वो रिवोल्ट पे यानी विद्रोह पे लूंगा, एक एक्ट पे भी लूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। और कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक एक्ट और जो विद्रोह हैं वो आपको क्लास में ही याद करा दूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है।
सिंधु वैली जो है उसके किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा के खिलौने मिले हैं, यानी पत्थर के खिलौने मिले हैं। अगर हम टेराकोटा के खिलौनों की बात की जाए तो मुख्य रूप से जो है टेराकोटा के खिलौने राखीगढ़ी, लोथल, क्योंकि समुद्र का जो इलाका था लोथल वहां से मिले हैं, यानी कि लोथल है वाला इलाका है ना, कालीबंगा हो सकता है ये। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोथल, लेकिन टेरिकोटा के सबसे ज्यादा खिलौने बनावली से मिले हैं, इसलिए टेराकोटा का मेन स्थान बनावली भी रहा है। लेकिन ऑप्शन में बनावली नहीं है, इसलिए मोहनजोदड़ो जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमें टेरिकोटा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने के लिए बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की। देखो अगर देखा जाए तो 1857 का रिवोल्ट होने वाला है और 1857 की क्रांति के लिए जरूरी है कि भारत के जितने भी राजा महाराजा हैं उनको इस 1857 की क्रांति में शामिल करना होगा। अगर इस 1857 की क्रांति में इन्हें शामिल करना होगा तो सबसे मिलकर एक गुप्त योजना बनानी होगी, और इसका काम जो किया है वो कानपुर से हुआ है। और कानपुर में इस समय जो पेशवा माने जाते थे वो बनाए जाते थे नाना साहब, और नाना साहब ने इस सब की यात्रा करते हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन 1857 यानी कि 1857 की क्रांति में वो पराजित हो गए, और पराजित हो जाने के बाद नाना साहब जो है वो नेपाल चले गए, और शायद संभवतः ये माना जाता है कि नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह बिठूर से कालपी, दिल्ली, लखनऊ की यात्रा करने वाले कौन है, नाना साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई। ठीक है, हरित क्रांति आ चुकी थी, ग्रीन रिवोल्यूशन हो चुका था, भारत में खाने की समस्या जो थी उस पर भारत जो है उसकी निर्भरता कम हो चुकी थी, यानी कि दूसरों से सहायता लेने की निर्भरता कम हो गई। हरित क्रांति से पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है, अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत में गेहूं की सहायता प्रदान की जाती थी। देखो भारत में अगर देखा जाए तो भारत एग्रीकल्चर एक देश है, लेकिन ये इतना खाद्यान्न उगा नहीं पाता था, इसलिए वो आत्मनिर्भर नहीं था। आत्मनिर्भर किस क्षेत्र में नहीं था, भले ही कृषि देश होते हुए भी वो आत्मनिर्भर नहीं था, और खाद्य यानी कि मुख्य रूप से अनाज का उत्पादन वो उतने पैमाने पर नहीं कर सकता था जिससे कि अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए खाद्यान्न यानी कि अनाज, मुख्य रूप से गेहूं जो है वो हम यूएसए से मंगाते थे, और यूएसए से ये जो गेहूं आता था वो रेड कलर का होता था। इस गेहूं को जो योजना थी वो थी PL480, और इस तरह अमेरिका से जो लाया गया गेहूं है उसे PL480 के तहत गेहूं से सहायता प्राप्त की गई, और इस तरह PL480 जो है बनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। कल क्वेश्चन क्या है, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेष्टि, भाई प्रदेष्टि बात कर रहा है मतलब वो प्रदेष्ठा की बात कर रहा है, प्रदेष्टि मतलब प्रदेष्ठा की बात कर रहा है। वो शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया है, तो प्रदेशी यानी शब्द की बात की जाए तो सेना का कमांडर तो होगा नहीं ये, ठीक है ना। अपराधियों का दमन करने की जिम्मेदारी देने वाला अधिकारी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मुख्य न्यायाधीश, इससे मतलब नहीं है। प्रदेष्टा का मतलब होता है न्यायाधीश, और न्यायाधीश जो कि अपराधियों को न्याय दिलाता है, और इस तरह न्यायाधीश के रूप में जो है वो यूज किया गया है इसके लिए। ठीक है, प्रदेष्टा नामक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, चलो अपराधियों का दमन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ सिंह, भोलानाथ सिंह का विद्रोह है ये क्वेश्चन, देखिए वापस से पूछा गया है। भोलानाथ सिंह जो है उनके द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था, तो भोलानाथ सिंह के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह का नाम क्या है, तो भोलानाथ के द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर जो है वो है तमाट विद्रोह, जो कब किया गया था, 1782 में किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी, किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की अपेक्षा
करके एक निश्चित संपत्ति का भुगतान करना पड़ता था। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसको देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या है? कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भैया, फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संपत्ति का भुगतान करना पड़ता था, यानी कि आमदनी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसा कौन सा रेवेन्यू सिस्टम है जिसने एक निश्चित संपत्ति का भुगतान करना पड़ता था, और वो था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था के तहत भूमि में पैदावार क्या है, इससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था। आप निश्चित राशि जो है 90% वो आप जमा करेंगे, और अगर आप जमा नहीं करते हैं तो अंग्रेजों ने एक कानून बना के रखा था जिसको कहते थे सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब यह था कि एक दिन निश्चित किया गया था जिस दिन सभी करों को जमा करना होता था। अगर इस निश्चित दिन तक ये कर जमा नहीं किए जाते तो जिस जमींदार को जो जमींदारी दी गई है वो जमींदारी निरस्त कर दी जाएगी, और इस तरह जमींदारी की जो पता है उस जमींदारी से वापस ले ली जाएगी, और इस सूर्यास्त कानून के द्वारा उस जमींदार को वह हक नहीं मिलेगा। यानी कि फसलों की पैदावार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसकी उपेक्षा करके एक निश्चित संपत्ति का भुगतान करना है। तो कौन सी व्यवस्था हो सकती? महलवाड़ी जो होती थी वो पूरे गांव से रिलेटेड होती थी, रैयतवाड़ी जो होती थी वो किसानों से रिलेटेड होती थी, जमींदारी। तो जमींदारी व्यवस्था जो है वो कॉर्नवालिस के समय लाई गई, और कॉर्नवालिस ने इस जमींदारी व्यवस्था को स्थापित किया था। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था इस सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रामोसी, मोसी, रामोसी। तो रामोसी विद्रोह के करने के लिए रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करते थे? भैया ये रक्षक होते थे रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1830 में किया है, और रामोसी विद्रोह जो है वो नेता थे उमाजी, जो इसके मेन, चित्तूर सिंह भी इसके नेता थे, उमाजी भी इसके नेता थी। और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले इलाके में रहते थे, और महाराष्ट्र में लेने वाले जो है मराठा, उनके किलों की रक्षा भी करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? मराठे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे किसकी बनी होती थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोहरे किसकी होती थी? तो मोहरे होती थी सेल खड़ी की। लेकिन अगर सेल खड़ी ना पूछा गया हो तो उसका इंग्लिश वर्जन पूछ लिया है, स्टीटाइट। और स्टीटाइट यानी कि सेल खड़ी की बनी होती थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? भैया चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का पुत्र बनेगा कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम जो है उसका टाइम पीरियड है 415 से लेके 455 तक। और इसके बारे में सबसे मेन खासियत क्या है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसके समय मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, तेली व्यापारियों के बारे में जानकारी मिलती है, और मंदसौर में बनाए गए सूर्य मंदिर के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई। तो इसका आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था? देखो व्यापक रूप से अगर प्रयोग करने की बात आएगी तो वैसे तो चांदी जो है उसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, क्योंकि चांदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती थी। और चांदी जो है उसका प्रयोग इसलिए भी किया जाता था क्योंकि इसमें धातु के रूप में हमें एक चीज मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यानी कि मौर्य वंश के शासक जो थे, वो सैलरी जो देते थे वो पण में देते थे। किस में देते थे? पण में देते थे। यानी 48,000 पण जो है हाईएस्ट जो है वो सैलरी होती थी। और 48,000 पण जो होते थे, पण एक धातु होती थी जिसमें सैलरी दी जाती थी, और ये सैलरी दी जाती थी चांदी में। इसलिए व्यापक रूप से किसका प्रयोग किया जाएगा? चांदी का किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसमें हमें सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के बारे में सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? पहली चीज, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किससे? कांग्रेस की स्थापना से, यानी कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये
थ्योरी लेकर लाई गई। और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो लाया गया है उसको दिया किसने है? तो इसको दिया है मुख्य रूप से लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने, और लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया है। इस सेफ्टी वॉल के सिद्धांत के तहत उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की स्थापना ए हो ह्यूम के मस्तिष्क की उपज है, यानी कि इसे एक सेफ्टी वॉल के रूप में बताया है। और ए हो ह्यूम यानी लॉर्ड डफरिन के द्वारा ए हो ह्यूम एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी, यानी कि इसका जो मेन है इसमें या तो लाला लाजपत राय होगा, पर है ही नहीं लाला लाजपत राय, तो हम इसका आंसर क्या मानेंगे? ए ओ ह्यूम मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह। ठीक है, आदिवासी विद्रोह हुए, इन विद्रोह को भड़काने में दीकू कौन थे? भैया दीकू कोई और नहीं थे बल्कि ये जमींदार हुआ करते थे, आदिवासी समुदायों का शोषण करने वाले लोग थे। ये साहूकार हुआ करते थे, आदिवासी समुदायों का शोषण करने वाले लोग थे। और ऐसे ही अधिकारी होते थे जो बाहरी लोग होते थे, जो गांव में आके लोगों पर अत्याचार करते थे। और इन्हीं दीकू लोगों के कारण जो है वो गांव के लोग प्रताड़ित होते थे, और ये मुख्य रूप से बंगाल में होते थे। दीकू लोग बंगाल में होते थे जो लोगों का शोषण करते थे। इनकी ये भूमिका होती थी कि इतना प्रताड़ित करते थे कि आदिवासी विद्रोह करने पर उतारू हो जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती कहां की गई? तो भैया कपास की खेती जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर हम देखा जाए तो कपास की खेती जो है वो कहां होगी? मेहरगढ़ में होगी। भारत में देखी जाए तो लोथल में होगी। ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण हमें 7000 बीसी के भी मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर किया होगा इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। और एग्रीकल्चर के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहली फसल कौन सी उगाई गई? जो उगाई गई है। और दक्षिण में पहली फसल कौन सी उगाई गई है? तो रागी उगाई गई है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार, भैया चीतू पांडे। पहली समानांतर सरकार कौन गठित करेगा? तो पहली समानांतर सरकार बलिया का चीतू पांडे करेगा। कौन करेगा? चीतू पांडे करेगा। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, 1942 की बात है, यानी कि सतारा में भी समानांतर सरकार गठित होगी। ठीक है, और तामलुक में भी सरकार गठित होगी। और इस तरह 3 सरकारें गठित होंगी, जिसमें सतारा की सरकार सबसे लंबे समय तक चलेगी। और सबसे पहले खड़ी होगी बलिया के चीतू पांडे की सरकार। सतिया के सतारा की वाई बी चौहान के द्वारा स्टेब्लिश की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ है? तो 1870 विद्रोह नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमें नहीं देखना है। संबलपुर के सुरेंद्र साई 1857 में आएंगे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1799 में होगा। नाइका का विद्रोह 1858 में होगा। संथाल विद्रोह ये 1859 में होगा। तो यानी कि कौन सा ऐसा विद्रोह है जो 1857 के दौरान नहीं हुआ? तो बिरसा मुंडा का विद्रोह 1857 के समय नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बख्शी यानी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया। पाइका विद्रोह कब होगा? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बख्शी यानी जगबंधु बख्शी के द्वारा किया गया है। पाइका विद्रोह जो है वो 1817 में होगा। कहां है 1817? ये रहा 1870। तो इसका आंसर क्या होगा? 1817 में पाइका विद्रोह हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? कौन सा संथाल विद्रोह के भागीदार नहीं थे? संथाल विद्रोह में भैरव है, कानो है, सिद्धू है, प्रांत है, भैरव है, लेकिन ताना भगत और जतरा भगत नहीं है। ताना भगत और जतरा भगत उराव आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इससे संथाल विद्रोह से ये नहीं जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना ने नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को अवकाश पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होती थी? यह भी एक कारण था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति का एक मेन कारण था सैनिकों को विदेशों में भेजा जाना। तो यह कानून 1856 में आया था, जिसके तहत समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया सेना के लिए।
लेकिन समुद्र पार करना जो है वो भारतीयों का ये मानना था कि उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, उनका धर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मौर्य साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जोड़ता था। भैया उत्तरापथ है, उत्तरापथ है तो भैया कहां से जाएगा? उत्तरापथ पाटलिपुत्र से होते हुए पेशावर तक जाएगा। तो पेशावर यानी कि पाटलिपुत्र से होकर पेशावर, ठीक है, ये ताम्रलिप्ति तक भी जाएगा आगे चलकर। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जो हमें देखने को मिल रहा है? तो तक्षशिला यानी पेशावर तक जा रहा है पाटलिपुत्र से, तो कौन सा हो सकता है? यानी भारत के पश्चिमी और दक्षिण भागों में, तो पश्चिमी तो हो सकता है, दक्षिण में नहीं हो सकता। भारत के उत्तर पूर्वी भागों से उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम, ये होगा। भागों में उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण तो होगा ही नहीं, दक्षिण होगा ही नहीं, खत्म चीज। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है दोस्तों, तो विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को याद रखना। ये उड़ान एकेडमी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमेशा आपके लिए तत्पर है। 21 जुलाई 2025 को वनडे एग्जाम को फोकस करते हुए एसएससी, बैंक, रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जो है इसे चालू कर रहे हैं। आप इसे या तो ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन दोनों मोड पे ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए सिर्फ उन बच्चों के लिए जो भोपाल के आसपास हैं, लेकिन ऑफलाइन ही बेस्ट होता है। ऑनलाइन जो है अगर बच्चे भोपाल में नहीं हैं, दूर हैं भोपाल से, तो वो हमारा ऑनलाइन बैच भी देख सकते हैं। लेकिन हम ये ऑनलाइन बैच जो है वो क्लास प्रोग्राम के हिस्से के रूप में ही आपको लेकर आएंगे। यानी उन बच्चों को क्लास प्रोग्राम के रूप में ही वो वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, रिकॉर्डेड नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि रिकॉर्डेड करके सिर्फ रिकॉर्डेड बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, नहीं। बच्चों के डाउट, क्लास में बैठे हैं तो वो बच्चे भी डाउट पूछेंगे, तो ये मन में तुम्हारे भी आ सकते हैं डाउट, तो उन डाउटों को भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो 21 जुलाई याद रखिएगा। टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो तीनों टाइमिंग पर ये होगा। 9 AM पर भी होगा, ठीक है ना, 2 PM पे भी होगा। आप चाहें तो इसको हमारे बैचेस नोट डाउन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 9, आफ्टरनून में 2 बजे और इवनिंग में जो है वो 5 बजे से बैचेस स्टार्ट होते हैं। हमारा ये संस्थान वनडे क्लास के लिए 100 प्लस घंटे जो हैं वो क्लास प्रोग्राम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके तहत ये हमारे विशेषताएं हैं, जिसके तहत लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस 18 से अधिक विषयों पर कवरेज किया जाएगा। मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, अनुभवी फैकल्टी, ये सब विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग कमेंट्स करिए, बताइए कि और किस तरीके से आपको क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट के चाहिए। कोशिश करूंगा कि मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। जय हिंद, जय भारत।